नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद अयोध्या से अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये देखिए भगवा ध्वज। अयोध्या की बात की जाए तो इस वक्त पूरा माहौल इसी तरीके से भगवामय नजर आ रहा है। फिजाओं में राम भजन की सुरलहरियां हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई उत्साह का माहौल हो, उमंग का माहौल हो। लेकिन एक तरफ जहां इस तरीके का उत्साह उमंग नजर आ रहा है, मौसम की वजह से जरूर थोड़े से लोग परेशान हैं क्योंकि हवाएं बड़ी सर्द यहां पर बह रही हैं। जबकि यहां से 1600 किलोमीटर दूर मणिपुर की बात करूं, वहां पर सियासी सरगर्मी बहुत तेज है, माहौल गर्म है और वजह है राहुल गांधी की न्याय यात्रा की जो आज वहां से शुरुआत हुई। 67 दिनों तक राहुल गांधी की यात्रा चलनी है। 15 राज्यों से होते हुए मुंबई में जाकर उनकी यात्रा का समापन होगा। आज जब इस यात्रा की शुरुआत हुई मणिपुर से, उस दौरान इंडिया ब्लॉक के यानी जो इंडिया गठबंधन है उस ब्लॉक के कई स्थानीय नेता मौजूद थे वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन अभी भी कोई बात नहीं बन पाई है। तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि एक ऐसे वक्त में जबकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है 2024 का, अगर सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर असमंजस की स्थिति है, राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा क्या कर पाएगी? इंडिया का सीट बंटवारा कितने राउंड में सुलझेगा? इंडिया गठबंधन की बैठकें बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बहुत तेजी से हो रही हैं। इंडिया की बैठक पर बैठक, दिल मिले या दल बंटे। और सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अधिकांश पार्टियों के साथ में गठबंधन होगा। चुनाव नहीं दूर, सीटों की कुर्बानी किसे मंजूर? मैं मानता हूं कि हम सब एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे और बेहतर परिणाम के उस पर आएंगे। यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें देने पर राजी है। क्या कांग्रेस तैयार होगी? बंगाल में कांग्रेस को 8 सीटों की दरकार है। क्या ममता मानेंगी? पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। गठबंधन में दोनों ही दलों का दावा कम से कम 8 सीटों का है। महाराष्ट्र में शिवसेना को 18 सीटों से कम मंजूर नहीं। क्या कांग्रेस तैयार होगी? बात करें यूपी की तो समाजवादी पार्टी पहले ही 65 सीटों पर अपना दावा पेश कर चुकी है। क्या अखिलेश कांग्रेस को ज्यादा सीटें देंगे? दिल्ली से लेकर मुंबई और पंजाब से लेकर कोलकाता तक जब इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे को लेकर उलझन है, तब राहुल गांधी मणिपुर पहुंच चुके थे। थौबल से न्याय यात्रा की शुरुआत करनी थी। कांग्रेस के नेताओं का पूरा लाव लश्कर साथ था। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा और राजीव शुक्ला जैसे कई सीनियर नेता मणिपुर पहुंचे थे। यात्रा का पहला दिन था। राहुल भी जोश से लबरेज थे। भारत जोड़ो यात्रा में हम सुबह शुरू करते थे, 6 बजे शुरू करते थे और 7 बजे रात तक हम चलते थे। हमारा भाषण 20-25 मिनट का होता था, मगर 7-8 घंटे हम आपकी बात सुनते थे। किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, महिलाओं की, युवाओं की, और यही इस यात्रा का लक्ष्य है। राहुल गांधी ने यात्रा का मकसद बताया, लगे हाथ बीजेपी को भी टारगेट किया। थौबल में यात्रा की शुरुआत के मौके पर इंडिया ब्लॉक के स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। इनमें लेफ्ट से लेकर टीएमसी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट जैसी पार्टियां शामिल थीं।
मणिपुर से शुरू हुई यात्रा 20 मार्च को मुंबई पहुंचकर खत्म होगी। यात्रा में राहुल गांधी 67 दिनों में 6200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। जहां से कांग्रेस की न्याय यात्रा गुजरेगी, वहां लोकसभा की कुल 355 सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इन राज्यों के 129 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला था। इनमें से कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली थी। सवाल यह है कि यात्रा के जरिए क्या कांग्रेस इन सीटों को टारगेट कर रही है? क्या 24 में नतीजे बदलेंगे? सवाल इसलिए क्योंकि सामने चुनाव है और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर अभी तक तनाव है। राहुल गांधी की यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब एक दिन पहले ही इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार ने संयोजक बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेंच कई राज्यों में फंसा हुआ है। सवाल है कि ऐसे में क्या राहुल गांधी की यात्रा को इंडिया गठबंधन के नेताओं का पूरा समर्थन मिल पाएगा? मणिपुर में राहुल गांधी की यात्रा में भले ही इंडिया ब्लॉक के स्थानीय नेताओं की मौजूदगी ने गठबंधन की एकता का मैसेज देने की कोशिश की हो, लेकिन दिल्ली तक आते आते सीन बदल जाता है। हफ्ते भर का ही हिसाब किताब समझ लीजिए। बैठकों का दौर चला, बातें और दावों की फहरिस्त खुलती रही, लेकिन मुद्दा जस का तस रहा कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए कब तक वेटिंग है। 8 जनवरी से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा का दौर शुरू हुआ और तभी से कांग्रेस दफ्तर से मीटिंग के बाद जो भी नेता बाहर निकलता है यही दावा करता है। लेकिन असल बात यह है कि इंडिया ब्लॉक में सीटों को लेकर उलझा पेच अभी तक सुलझ नहीं पाया है और सुलझना इतना आसान भी नहीं। जानना चाहते हैं क्यों? तो सुनिए। 13 जनवरी को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल बैठक हुई। इंडिया ब्लॉक में 28 पार्टियां हैं। मीटिंग में सिर्फ 14 पार्टियों के नेता शामिल हुए। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव मीटिंग में गैर मौजूद रहे। ये तीनों नेता देश के 3 बड़े राज्यों पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों के अगुवा हैं। इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग का ताना बाना सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों में उलझा है। बंगाल को ही ले लीजिए। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। कांग्रेस 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के फिलहाल 2 ही सांसद हैं। टीएमसी वही 2 सीटें देने को तैयार है। तर्क यह है कि पिछले विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव के आधार पर ये सीटें तय की गई हैं। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2.93% वोट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव के दौरान 12.25% वोट मिले थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 5.67% वोट पा सकी थी। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 39 पर कांग्रेस को 5% से भी कम वोट मिले थे। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और टीएमसी में कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में फिलहाल सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला बनता दिख नहीं रहा। यही वजह है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से दूरी बनाती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस सफाई दे रही है। ये डेमोक्रेटिक अलायंस है। कांग्रेस जो डेमोक्रेटिक पार्टी और भी जो रीजनल पार्टी हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, तो डिफरेंसेस आर बाउंड टू बी देयर। लेकिन डिफरेंसेस के बाद में भी आप देखेंगे कि फाइनली ये अच्छा होगा। 1 अगेंस्ट 1 का फार्मूला जो नीतीश कुमार जी ने दिया था वो इम्प्लीमेंट होगा। हो सकता है पूरे देश के अंदर ना हो, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर होना है। कांग्रेस भले ही सब दुरुस्त होने का दावा कर रही हो, लेकिन असल तस्वीर 27 जनवरी को ही सामने आएगी। 27 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा बंगाल में प्रवेश करेगी। 5 दिन में बंगाल के 7 जिलों को कवर किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी राहुल की यात्रा में शामिल होंगी? इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया था। लिखा था कि गठबंधन के सभी साथियों को यात्रा में शामिल होने के लिए बुलाया गया है, लेकिन दीदी के दुर्ग से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। वैसे सीट बंटवारे पर जिस तरह की तनातनी है, ऐसे में ममता बनर्जी का यात्रा में शामिल होना सियासी एकता का संदेश तो दे ही सकता है।
बंगाल ही नहीं, राहुल गांधी की यात्रा पूर्वोत्तर के अलावा देश के 10 बड़े राज्यों से होकर गुजरेगी। इनमें कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों के साथ सीटों का बंटवारा अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी, तो यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की यात्रा से बात बन पाएगी? राहुल गांधी अपनी यात्रा में 24 या 25 जनवरी को बिहार में प्रवेश कर सकते हैं। बिहार में न्याय यात्रा का शेड्यूल 4 दिन का है। इस दौरान राहुल गांधी बिहार के 7 जिलों में 425 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। सवाल ये है कि क्या नीतीश और तेजस्वी इस यात्रा में शामिल होंगे, वो भी तब जब नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक का संयोजक बनने से इनकार कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं, सबसे पहले संयोजक हैं, जिनकी वजह से इंडिया गठबंधन बना है। लिहाजा निर्माता का पद संयोजक के पद से बड़ा होता है, इसलिए उन्होंने अस्वीकार किया है। नीतीश के सिपहसालार भले ही तर्क दे रहे हों, लेकिन फैसले के पीछे चुनावी सियासत समझी जा रही है, जिसमें सीट शेयरिंग भी मुद्दा है। मसलन बिहार में सीटों के बंटवारे पर हुई बैठक में जेडीयू ने आरजेडी और जेडीयू को 17-17 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें और लेफ्ट पार्टियों को 2 सीटें दिए जाने का प्रस्ताव रखा, जबकि कांग्रेस बिहार में 8 से 10 सीटें मांग रही है। वैसे सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू आरजेडी को 16-16, कांग्रेस को 6 और लेफ्ट पार्टियों को 2 सीट दिए जाने के फॉर्मूले पर सहमति बन सकती है। लेकिन यूपी में राह आसान नहीं है। यूपी में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर 12 जनवरी को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक होनी थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक यूपी को लेकर पार्टी का रोड मैप क्लियर नहीं था, इसी वजह से मीटिंग टालनी पड़ी। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये रास नहीं आया। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बेईमान और धोखेबाज बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने चालाकी से बैठक को टाल दिया। ये और बात है कि कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर हमले वाला पोस्ट हटा दिया। वैसे बता दें कि कांग्रेस यूपी में 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी 10 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी खुद कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और अपने सहयोगी आरएलडी को 5 सीटें देना चाहती है। ऐसी स्थिति में यूपी में कांग्रेस के लिए सिर्फ 15 सीटें ही बचेंगी। लेकिन क्या कांग्रेस को 15 सीटें मंजूर होंगी, ये तो वक्त बताएगा। पर इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल मीटिंग से अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी ने सियासी सवाल उठा दिए हैं। मसलन क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे? राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी में 11 दिन रहेगी। इस दौरान राज्य के 20 जिलों से होकर गुजरेगी। इनमें कन्नौज, आजमगढ़, इटावा और मैनपुरी जैसे जिले शामिल हैं। इसके अलावा संभल, बदायूं और रामपुर जैसे समाजवादी पार्टी के सियासी गढ़ रहे जिलों से भी यात्रा गुजरेगी। ऐसे में अखिलेश यादव यात्रा में शामिल होते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अखिलेश और राहुल को यूपी की जनता 2017 में साथ देख चुकी है, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 114 सीटें दी थी और खुद 311 सीटों पर चुनाव लड़ा था। नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी 47 और कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर सिमट कर रह गई। 7 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ हैं। ऐसे में नतीजा क्या होता है, राहुल गांधी की यात्रा से किसे और कितना फायदा होगा, ये तो चंद महीने बाद ही पता चलेगा। पर सीट शेयरिंग का पेच सुलझना अभी बाकी है। फिलहाल राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में देश की चुनावी राजनीति के कई रंग सामने आ सकते हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन 20 मार्च को मुंबई में होगा। लेकिन आज मुंबई से ही एक ऐसी खबर आ गई जिसने कांग्रेस को एक तरीके से सकते में डाल दिया। मिलिंद देवड़ा, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में, मुरली देवड़ा के बेटे हैं, उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया। शिवसेना का जो शिंदे गुट है उसमें वो शामिल हो गए। और पिछले कुछ समय में अगर आप गौर करें तो अगली पीढ़ी के कई कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसे वक्त में जबकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, मिलिंद देवड़ा का पार्टी छोड़ देना क्या पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है? यही वो तस्वीर है जो मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने के बाद सोशल मीडिया में तैरती रही। इस तस्वीर में जो 5 नेता दिखाई दे रहे हैं, एक दौर में
राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में शुमार थे। संसद से लेकर संसद के बाहर तक राहुल गांधी के इर्द गिर्द होते थे, लेकिन बारी बारी सभी अलग होते गए। इस तस्वीर में दिख रहे नेताओं में सिर्फ सचिन पायलट ही हैं जो अभी तक कांग्रेस में हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़ी। जितिन प्रसाद ने जून 2021 में कांग्रेस से नाता तोड़ा। आरपीएन सिंह ने जनवरी 2022 में कांग्रेस को अलविदा कहा। मिलिंद देवड़ा ने 14 जनवरी 2024 में कांग्रेस को टाटा कह दिया। सिर्फ यही नहीं, साल 2019 से अब तक 11 बड़े नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर राहुल गांधी के करीबी थे। मिलिंद देवड़ा भी उन्हीं में शामिल थे। लेकिन यात्रा के लिए राहुल गांधी के मणिपुर रवाना होने से पहले ही देवड़ा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। कांग्रेस क्यों छोड़ी ये भी बताया। अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस, जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल किया हुआ, और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए देवड़ा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलने में देर नहीं की। देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध ही कांग्रेस का लक्ष्य रह चुका है। आज उस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी जो कहेंगे, जो कहते हैं, जो कर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलो। कल को यदि मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, तो उसका भी विरोध करेंगे। मिलिंद देवड़ा के परिवार का कांग्रेस से 50 साल से भी ज्यादा का रिश्ता रहा है, जो आज खत्म हो गया। वैसे आपके चैनल एबीपी न्यूज ने मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने के बारे में एक दिन पहले ही बता दिया था। एक बार फिर देखिए। मुंबई में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस छोड़ सकते हैं मिलिंद देवड़ा। बीजेपी शिंदे गुट के संपर्क में मिलिंद देवड़ा हैं। आपको बता दें कि मिलिंद देवड़ा पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कांग्रेस में उपेक्षा से नाराज चल रहे हैं। एबीपी न्यूज की खबर पर फिर मुहर लगी है। खबर इससे भी आगे है। खबर यह है कि सियासी जानकारों का कहना है कि मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने की वजह इंडिया गठबंधन है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना दक्षिण मुंबई सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अगर दक्षिण मुंबई सीट पर कांग्रेस नहीं लड़ती तो मिलिंद देवड़ा को किसी और सीट की तलाश करनी होती। फिलहाल शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई से सांसद हैं। शिवसेना पहले ही क्लियर कर चुकी थी कि साउथ मुंबई सीट पर कोई समझौता नहीं करेगी। वो सावंत जी की सीट सावंत जी के पास रहेगी, शिवसेना के पास रहेगी। हम उसका ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने को शिवसेना ने कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया, लेकिन सवाल ये है कि देवड़ा के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस पर क्या असर होगा। युवा साथी मिलिंद देवड़ा पार्टी छोड़ने का आज ही के दिन, अरे उसका उतना महत्व नहीं जितना आप लोग दे रहे हो। पार्टी को कोई नुकसान है? कोई जीरो नुकसान है, कुछ नुकसान नहीं। हर व्यक्ति को आजादी है किस दल में रहना, किस विचारधारा में रहना है। समय बताएगा कि निर्णय सही था गलत। कांग्रेस भले ही देवड़ा के पार्टी छोड़कर जाने को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। देखिए, मिलिंद देवड़ा जैसे जो पढ़े लिखे लड़के हैं आज के समय, वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में दम नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसमें स्वाभिमान है, जो देश हित में सोचता है, विकास हित की बात करता है, जन सेवा के लिए सोचता है, वो कांग्रेस में अब नहीं रह सकता। सियासत अपनी जगह है, लेकिन जानकार इसे महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से जोड़कर देख रहे हैं। मसलन मिलिंद का पार्टी से अलग होना महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के साथ सीट शेयरिंग में कांग्रेस के स्टैंड को कमजोर कर सकता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। शिवसेना 23 और एनसीपी 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस
20 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की एनसीपी और शिवसेना के उद्धव गुट के साथ बैठक हो चुकी है, लेकिन सीट शेयरिंग फिलहाल फाइनल नहीं हो पाई है। खास बात यह भी है कि अब तक मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र में कांग्रेस की रणनीति को आकार देने में अहम रोल निभाते आए हैं। ऐसे में उनका पार्टी छोड़कर जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका तो है ही। नमस्कार, स्वागत है आपका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफेला। इस वक्त लेकर हाजिर हूं प्रधान का महाअनुष्ठान गर्भगृह में नरेंद्र मोदी। 22 जनवरी 84 सेकंड का मुहूर्त, जब पीएम मोदी भगवान राम की बाल अवस्था की मूर्ति को अपने हाथ में लेकर गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। उसके बाद पूरे मंत्रोच्चार के साथ भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उस पल का, उस क्षण का और उन तस्वीरों का देश को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि वो क्षण ऐतिहासिक होगा। 500 साल का संघर्ष, करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार होगा और साथ ही पीएम मोदी की प्रतिज्ञा भी पूरी होगी और तमाम साधु संतों का प्रण भी पूरा होगा। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन 22 जनवरी को जब पीएम मोदी गर्भगृह में होंगे और महाअनुष्ठान कर रहे होंगे, तो उस वक्त भीतर क्या कुछ हो रहा होगा, इस वक्त आप और हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन देश के अलग अलग मंदिरों के गर्भगृह से पीएम मोदी की जो तस्वीरें सामने आई, वो बताती है कि एक साधक के तौर पर नरेंद्र मोदी गर्भगृह में कितने भक्ति भाव से साधना करते हैं। आज उन्हीं तस्वीरों के जरिए आपको 22 जनवरी की झलक हम दिखाते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी को कई उपमाएं दी जा रही हैं। समर्थक उनके धार्मिक व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं, उनके गुणों का गुणगान कर रहे हैं और उन्हें उम्मीदें पूरा करने वाला लीडर करार दे रहे हैं। बाईस जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही करोड़ों हिंदुओं की सदियों पुरानी मुरादें पूरी हो जाएंगी। भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया करीब 40 मिनट तक होगी। इन 40 मिनटों में 84 सेकंड अभिजीत मुहूर्त है। मुहूर्त 12:29:08 से 12:30:32 तक है। इस मुहूर्त को वाराणसी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने निकाला है। ठीक इसी वक्त गर्भगृह के अंदर 84 सेकंड तक पीएम मोदी सांकेतिक पूजन करेंगे। काफी अंतराल के बाद पुनः सरकार की नवीन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो गर्भगृह में जहां सरकार स्थापित होंगे उस स्थान पर गिनती के ही लोग जाएंगे। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा था जो मंदिर नहीं जाता था। ये कलयुग के हम मेरे समझ से ये पहले धर्मात्मा शासक हैं आधुनिक भारत के, जो गर्भगृह में जाते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, सनातन धर्म के सभी व्रतों का, पर्वों का नियमता पालन करते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गर्भगृह में जाने से पहले पीएम मोदी ने 11 दिन का प्रण लिया है। 11 दिन की प्रतिज्ञा लेते ही पीएम मोदी सबसे पहले रामायण काल से जुड़े एक मंदिर में पहुंचे। ये मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में है, जहां पीएम मोदी ने रामकुंड और कालाराम मंदिर में पूजा की, आरती उतारी और भजन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ सफाई का महत्व बताते हुए मंदिर परिसर में बाल्टी और पोछा लेकर सफाई अभियान चलाया और लोगों से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदिरों की साफ सफाई के लिए अपील भी की।
मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। पीएम मोदी कोई भी काम पूरे मन से करते हैं। मंदिरों के गर्भगृह में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 3 मई 2017 को पीएम मोदी केदारनाथ धाम गए। आगे आगे मंदिर के रावल और पीछे पीछे पीएम मोदी फूलों की माला पहने मंदिर में दाखिल हुए। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम के गर्भगृह में बैठकर काफी देर तक साधना की और देश के साथ विश्व कल्याण की कामना भी की। पीएम मोदी अब तक 7 बार केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं। जब भी जाते हैं गर्भगृह के अंदर पूजा अर्चना करना नहीं भूलते। पीएम मोदी उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग लोकेशन पर जाते रहते हैं। हाल ही में जागेश्वर धाम और आदि कैलाश का उनका दौरा काफी सुर्खियों में रहा। ये अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम मंदिर है। अक्टूबर 2023 में पीएम मोदी ने इस मंदिर का दौरा किया और गर्भगृह में महाअनुष्ठान भी किया। विधिवत पूजा के बाद भगवान जागन्नाथ से आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ के आदि कैलाश का भी दुनिया से परिचय करवाया। आदि कैलाश, जिसे कैलाश के ही बराबर माना जाता है, जहां जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। यहां साधना कर पीएम ने आदि कैलाश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। पीएम मोदी की भगवान शिव में अटूट आस्था और इसकी झलक उज्जैन के महाकाल लोक में, देवघर के बाबा बैजनाथ धाम में और अक्सर काशी विश्वनाथ धाम में दिखाई देती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन पर भोले बाबा यहाँ विराजमान हुए थे। ये तब की तस्वीर है जब पीएम मोदी महाकालेश्वर मंदिर में करीब 900 मीटर लंबे श्री महाकाल लोक गलियारे का लोकार्पण करने पहुंचे थे। पीएम मोदी ने महाकाल के गर्भगृह में महादेव की पूजा की। यहाँ गर्भगृह में पूजा का अपना महत्व है। महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में कहा जाता है कि प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। शिवम ज्ञानम, शिव ही ज्ञान है, ज्ञान ही शिव है। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है और दर्शन ही शिव का दर्शन है। अभी वो पशुपतिनाथ गए थे तो वहां भी गर्भगृह में पूजा की थी। केदारनाथ जाते वहां भी गर्भगृह में पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री अगर गर्भगृह में जाकर सीधे सरकार से संवाद स्थापित करते हैं, अपने आप को जोड़ते हैं, तो ये विश्व में रह रहे उन सभी सनातनियों के लिए जो सनातन के मानने वाले हैं, सनातन के अनुयायी हैं, उनके लिए हितकारी और कल्याणकारी है और उसका प्रभाव भी दिख रहा है। आज पूरा विश्व राममय है। मर्यादा पुरुषोत्तम आराध्य प्रभु श्री राम जी की प्रति निष्ठा और गर्भगृह में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री जी की उपासना का ही फल है।
2022 में ही पीएम मोदी ने झारखंड के देवघर में महाअनुष्ठान किया। बाबा बैजनाथ की गर्भगृह की इतनी सुंदर तस्वीर कभी बाहर नहीं आई थी, लेकिन पीएम मोदी के जरिए शिव भक्तों ने बाबा बैजनाथ का घर बैठे दर्शन किया। इस मंदिर में पूजा करने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति बनने के बाद देवघर धाम में पूजा अर्चना की थी। इसके बाद न तो यहाँ कोई राष्ट्रपति गया और न ही मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ट्रेंड सेटर हैं। धार्मिक क्षेत्र हो या डेवलपमेंट, एक नई लकीर खींच देते हैं। बनारस में काशी विश्वनाथ धाम बनाकर देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धार को तेज किया। बनारस पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहां से उनका पुराना नाता रहा है। इसीलिए पीएम बनने के बाद उन्होंने इस क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास पर जोर दिया और बाबा विश्वनाथ के दरबार में साधना कर भव्य कॉरिडोर बनाकर देश को सौंप दिया। काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के मौके पर जो तस्वीरें वहां से आईं, उसने सबका दिल जीत लिया। पीएम मोदी गंगा स्नान करने के बाद हाथ में जल लेकर महादेव के दरबार में दाखिल हुए। डमरू, ढोल नगाड़ों और मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में पूजा की। जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में पीएम मोदी की ये पहली साधना नहीं थी। इससे पहले भी जब वे बाबा के दरबार में गए, काफी देर तक उनके शरण में प्रार्थना करते दिखे। देश ने ऐसे प्रधानमंत्री को कभी नहीं देखा था। धर्म को लेकर इतनी श्रद्धा मोदी में ही दिखती है। वो इसे जीते हैं और दूसरों को इसी तरह धर्म कर्म को धारण करने की प्रेरणा भी देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बचपन से ही धार्मिक स्वभाव के रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी पहले से ही रुचि रही है। इसीलिए तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी मंदिरों का पुनर्निर्माण और महाअनुष्ठान वो कराते रहे हैं। इसका उदाहरण सोमनाथ टेम्पल और पावागढ़ मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध मंदिरों और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ धाम। ये मंदिर अपनी भव्यता के लिए सदियों की कहानी सुनाता है। 155 फीट ऊपर 10 टन का कलश, 27 फीट ऊंचा भगवा ध्वज दूर से ही दिखाई देते हैं। 17 बार तोड़े जाने के बाद भी कायम है मंदिर का वैभव। नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर के गर्व को खोने नहीं दिया। आज ये जो स्वरूप दिख रहा है, इसके पीछे बतौर मुख्यमंत्री और अब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही हाथ है। शिव भक्त मोदी अक्सर यहाँ मंदिर के गर्भगृह में भव्य अनुष्ठान करते हैं। दुग्धाभिषेक से शिव को प्रसन्न करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पीएम बनने के बाद पहली बार 2014 में यहाँ आए, फिर 2017 में और नवंबर 2022 में भी कई सौगातें देकर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कई बड़ी सुविधाएं मुहैया करवाईं। हिमालय की गुफाओं से तप के निकले हैं। वो कोई प्रोडक्ट प्रधानमंत्री नहीं है, वो तप के निकले हैं और अपनी तपस्या के बल पर आज विश्व के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से हैं। अग्रणी भूमिका है उनकी। आज भारत की जो वैश्विक स्तर पर पहचान है, वो इसी तपस्या की देन है। अक्सर कहा जाता है कि एक साधक का काम सिर्फ साधना करना होता है, लेकिन मोदी सिर्फ पूजा और अनुष्ठान को ही साधना नहीं मानते। मंदिरों का गौरव लौटाने के लिए भी वो भगवान का आशीर्वाद लेकर काम करते हैं। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही गुजरात के पावागढ़ मंदिर का भी सम्मान लौटाने का उन्होंने काम किया। 2022 में पावागढ़ में महाकाली मंदिर के शिखर पर 500 साल बाद पताका लहराई गई। उस वक्त मोदी ने कहा था, ये ध्वज हमारी आस्था और आध्यात्म का विजय है।
जून 2022 में पीएम मोदी इस मंदिर में गए थे। सफेद कुर्ता पायजामा पहने मोदी के कंधे पर लाल चुनरी थी। मंदिर में दाखिल होते ही पुजारी ने तिलक लगाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने मां की पूजा की, आरती उतारी और आशीर्वाद मांगा। पीएम मोदी ने कहा कि मां मुझे भी आशीर्वाद दो कि और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक त्याग और समर्पण के साथ देश के जन जन का सेवक बनकर उनकी सेवा करता रहूं। मेरा जो भी सामर्थ्य है, मेरे जीवन में जो कुछ भी पुण्य है, वो देश की माताओं और बहनों के कल्याण के लिए, देश के लिए समर्पित करता रहूं। तेलंगाना चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने तिरुपति मंदिर में भी अनुष्ठान किया। दक्षिण भारतीय कपड़ों में पीएम मोदी का नया लुक दिखा था। महाद्वार पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी मंदिर परिसर में करीब 45 मिनट रुके और पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम ने अपने ललाट पर दक्षिण भारतीय संस्कृति के अनुसार तिरुनामम लगा रखा था। पीएम मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और भगवान वेंकटेश की अर्चना के साथ महाआरती के दर्शन किए। मंदिर की परिक्रमा के बाद रंगनाइपी मंडप में मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी के सम्मान में मंत्रोच्चारण के साथ जन कल्याण की कामना की। काफी अंतराल के बाद पुनः सरकार की नवीन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो गर्भगृह में जहां सरकार स्थापित होंगे उस स्थान पर गिनती के ही लोग जाएंगे। जो यजमान हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और जो भी लोग होंगे, अर्चक होंगे, वही लोग गर्भगृह में रहेंगे। बाकी कोई लोग वहां नहीं जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी शिव और शक्ति के पूजक के साथ ही राम और कृष्ण की भक्ति भी करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए कई दशकों से डटे रहे, तो नवंबर 2023 में मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान जाकर पूजन दर्शन किए। कुछ देर ठहरकर कृष्ण के बाल स्वरूप को निहारा और मुरली वाले की आराधना की। इस दौरे के भी अपने मायने निकाले जा रहे हैं। अभी वो पशुपतिनाथ गए थे तो वहां भी गर्भगृह में पूजा की थी। केदारनाथ जाते वहां भी गर्भगृह में पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री अगर गर्भगृह में जाकर सीधे सरकार से संवाद स्थापित करते हैं, अपने आप को जोड़ते हैं, तो ये विश्व में रह रहे उन सभी सनातनियों के लिए जो सनातन के मानने वाले हैं, सनातन के अनुयायी हैं, उनके लिए हितकारी और कल्याणकारी है और उसका प्रभाव भी दिख रहा है। आज पूरा विश्व राममय है। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं वहां के प्रमुख मंदिरों में पूजा करना नहीं भूलते। जून 2019 में पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में पूजा की थी। उन्हें तुलाभरम रिवाज के तहत 112 किलो कमल के फूलों से तराजू पर तौला गया। पीएम मोदी ने कृष्ण की पूजा के बाद डिजिटल पेमेंट से मंदिर में 39,421 रुपए दान किए। मई 2023 में पीएम मोदी राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में परिक्रमा करते देखे गए। पुजारी ने पीएम मोदी को इलायची की माला और साफा पहनाई। पीएम मोदी ऐसी साधना की वजह से ही हिंदू जनमानस में लोकप्रिय हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी ऐसे ही प्रभु राम की साधना में वो लीन हो जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही नया इतिहास बनाएंगे। जगत गुरु राम भद्राचार्य हमारे साथ हैं। इस समय अयोध्या में जगत गुरु आए हुए हैं और आज जगत गुरु के 75वें जन्मदिन का सुअवसर भी है। और बड़ी बात यह है कि गुरुदेव ने एक प्रण लिया था कि अयोध्या में कथा तब करेंगे जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। और गुरुदेव, ये आपके उस तपस्या के पूर्ण होने की घड़ी है, इसलिए और आप ज्यादा प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं। आज तो मैं इतना प्रसन्न हूं जैसे माली अपने द्वारा लगाए हुए वृक्ष को पुष्पित और फलित देखकर प्रसन्न होता है। मेरी प्रतिज्ञा भगवान ने पूरी की। गर्भगृह में 22 जनवरी को रामलला भी आ रहे हैं और हम 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ भी कर रहे हैं। आपको ये पूर्वाभास था कि आपने एक तारीख भी दी थी, हमको बताया गया है कि 2019 तक ये कार्य जो है अपनी परिणति पे पहुंच जाएगा। ये मैंने कह दिया था। आपने कह दिया, तो आपको पूर्वाभास था कि ये दिन आएगा। निश्चित। अब मुझे एक बात बताइए गुरुदेव कि ये आपके यहाँ एक यज्ञ का आयोजन हो रहा है जिसकी बहुत चर्चा है और हमको बताया गया है कि ये इस यज्ञ का प्रयोजन है POK को प्राप्त करना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को। इसके बारे में जरा बताइएगा। इसीलिए यज्ञ हो ही रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर हमको मिल जाए और वही हनुमान जी का यज्ञ हो रहा है। हनुमान जी जब सीता जी को लौटा सकते हैं तो हमारे कश्मीर को भी लौटा सकते हैं। तो गुरुदेव, कितनी इसमें आहुतियां डाली जाएंगी और उसका क्या आध्यात्मिक असर देखते हैं?
1 करोड़ से अधिक आहुतियां डाली जाएंगी। आपके हृदय में ये विचार कैसे आया कि आप जब 20 साल बाद कथा करने आ रहे हैं तो ये यज्ञ होना चाहिए? ये जो विचार आपके जहन में आया इसके बाद? मेरे मन ने कहा, भगवान ने प्रेरणा की, ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पर इतने राम मंदिर का ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, आप भी यहाँ आए हुए हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी आपके मित्र हैं, आपकी उनसे बातचीत भी होती है। ये पीओके वाला मामला भी कभी आपसे बातचीत में आया था? चर्चा सब धीरे धीरे रणनीति बन रही, सब मंगल होगा। अच्छा, रणनीति का हिस्सा है ये सब रणनीति का हिस्सा है। गुरुदेव, एक बात मुझे और बताइए, आप यहाँ पर आ गए हैं, आपकी इतनी मान्यता है देश में, दुनिया में, लेकिन यहाँ शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, उसको लेकर के बहुत चर्चा। वो तो वे जाने, उनका अपना विवेक जाने। आपकी क्या परामर्श है उनको गुरुदेव? मेरा कोई परामर्श नहीं। आप इससे व्यथित हैं उनके ना आने से? यहाँ पर 2 नहीं आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं शायद, ऐसी जानकारी। मैं व्यथित भी नहीं हूँ और हर्षित भी नहीं हूँ। आप निरपेक्ष हैं इस मामले में? निरपेक्ष। गुरुदेव, एक बात ये बताइए कि कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया और न्योता ठुकरा दिया है। आप बहुत मुखर रहे हैं कांग्रेस की स्टैंड को लेकर के इस मुद्दे पर, इस पर आप क्या कहेंगे? सोनिया गांधी ने अच्छा नहीं किया। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, अच्छा नहीं किया? राम जी का न्योता नहीं ठुकराना चाहिए। जिसे भारत में रहना है उसे जय श्री राम कहना है। तो क्या कोई राजनीतिक भूल कर दी कांग्रेस ने? 2024 का चुनाव बहुत बड़ी भूल की है। इसका क्या परिणाम होगा गुरुदेव? और जो परिणाम अभी विधानसभा के चुनाव में हुआ है वही होगा। वही होगा। ये एक और भविष्यवाणी आपकी आ गई जी। और गुरुदेव, एक बात और बता दें, 2024 के लिए आपकी क्या भविष्यवाणी है? आपकी भविष्यवाणी अच्छा है? अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? जो राम जी का भक्त है, जो राम जी को इसलिए स्नेह करता है, उसके लिए अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2024 में आप क्या देख रहे हैं? अच्छा है। अच्छा है। और राहुल गांधी के लिए गुरुदेव? ठीक है। तो गुरुदेव हमारे साथ हैं अपनी बातें कहते हुए, और सबसे अहम बात यह कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की प्राप्ति के लिए गुरुदेव यहाँ पर यज्ञ करवा रहे हैं। और इंटरव्यू खत्म करने से पहले गुरुदेव, कब तक उम्मीद है कि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में मिल जाएगा? जल्दी मिल जाएगा। ये दृढ़ विश्वास है गुरुदेव का कि जल्द ही मिल जाएगा। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अयोध्या।